हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल में। आज हम 11th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं हमारे, ए एंड बी एंड सी। ठीक है। ए पार्ट में 8 प्रश्न होंगे 2 अंकों के, जिनको 50 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है। और उसके बाद में आपका बी और सी पार्ट होगा, जिसमें 3 प्रश्न होंगे 4 अंकों के, जिनमें 100 शब्दों में लिखना है आपको। और फिर तीसरा पार्ट है आपका सी पार्ट, 6 अंकों के 2 शब्द, जिनको 170 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है। तो इसके बाद में जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये देखिए, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। या फिर इसका एक ऑप्शन दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप ये कर सकते हैं, हानि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहले मैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और फिर उसके बाद में आपको इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के किन्हीं 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तीसरा है, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। ठीक है। और लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। समाजवाद के मुख्य सरोकारों का वर्णन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है, लिखिए। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 8, यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देता है, तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है। क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे। सतर्क लिखिए, मतलब कि तर्क सहित लिखना है आपको, लॉजिकली लिखना है इसमें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपयोगों को लिखिए। ठीक है। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दिए गए मानचित्र में ए बी सी और डी को लिखिए। तो इसमें ना जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल, इनको पहचान कर लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका में। ठीक है। एक ही जगह लिखना है आपको संबंधित अक्षर जो भी होगा और उस राज्य का नाम, यहाँ पे दूसरी की जगह, ठीक है, उसका फिर राज्य का नाम, और फिर तीसरे का, चौथे का, और उनके नाम। तो ये आपको आंसर शीट में दिखा दूंगा मैं आपको कैसे लिखना है। ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप दिया गया है, यहाँ पे आपको जहाँ ए दे रखा है तो यहाँ पे इसका आपको मेंशन करना है, बी की जगह पर भी, और सी और डी। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद में है हमारा 12th क्वेश्चन, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर लिखिए। या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में अपने विचारों को तर्क सहित अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन है, जो लास्ट है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाए। राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हो सकता है दोनों ही आ जाए और हो सकता है कोई एक क्वेश्चन इसका आ जाए। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं, जो आपको इनके पेपरों में आपको लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। स्वराज का आशय आप अपने ऊपर अपना राज है, मतलब गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसके विषय में लिखा है, जो उनकी पुस्तिका है। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, वो था, हानि सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हानि सिद्धांतों का अर्थ है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता जो लक्ष्य आत्मरक्षा है,
सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को होने से, मतलब जो को हानि जो होगी ना उससे बचाने, मतलब जो हानि होने से बचाना है उससे होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, लोकसभा के जो हमारे शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां, उनका उल्लेख करना है। सबसे पहला है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकते हैं और वहीं उसे संशोधित या अस्वीकृति मिलती है या कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जनहित याचिका किसी भी तरह गरीबों की मदद कर सकती है। अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो मतलब जनहित याचिका है, जो आप इसमें और बच्चों की तरह ना करें कि इसमें जैसे मतलब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि विद्यार्थी स्वयं लिखे इसी तरीके से लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखे। इसमें आपको जनहित याचिका के फ़ायदे बताने कि जो कुछ गरीब लोग होते थे जो पहले न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका तक नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने जनहित याचिका का प्रयोग करके जो गैर संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं, उनका सहारा लेकर इसका प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है। इमैनुअल कांट के अनुसार हर मनुष्य की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृति है तो उनमें से हर एक प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर अहमियत दें। ठीक है, तो ये हमें मतलब ये बताता है कि जो मतलब न्याय क्या है, इमैनुअल कांट के अनुसार जो न्याय है वो हमने इसमें बताया। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो प्रत्याशी में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि वो किसी भी सरकारी पद पे ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, मतलब वो एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब ना हो, और ना ही वो उसका दिवालिया घोषित हो चुका, मतलब बैंकक्रप्ट ना हो, अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हो। तो इनमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज के मुख्य सरोकार का वर्णन कीजिए। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई है, उसमें बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते हैं। ठीक है, इसको आप लिख दोगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसे देखने से पहले आप पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 74(1) का संबंध किससे है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है हमें। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचारों के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में है कि यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते हैं, तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे और सतर्क लिखें। मतलब कि अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसको बताऊं तो इसे मैं न्याय संगत मानूंगा, क्योंकि उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि वो आगे और मेहनत करे, तो जो कि नेसेसरी हो जाता है काफ़ी बार। तो इसको आप अपने तरीके से इसको मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपायों को लिखना है हमें। ठीक है, तो हमारे जो कुछ 4 उपाय हैं वो निम्न प्रकार से हैं। देखिए कौन कौन सी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। दलगत राजनीति की भूमिका को दूर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीश को का कार्य जो होगा निश्चित होता है। न्यायाधीशों को वेतन सुनिश्चित संचित निधि से दिए जाते हैं। न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके द्वारा वकालत करने पर प्रतिबंध हो जाता है। मतलब कि जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में वो वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इनमें से 5 में से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता से आशय है कि समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देना माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जिनमें इनमें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों का उपभोग करने और सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए। मतलब जो वो मतलब जिस प्रकार से वो मेहनत करते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको देखना चाहिए। ठीक है ना, ये इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जो मानचित्र पे है, ए और बी, सी को और डी को, मतलब ऐसे 4 राज्यों को दर्शाना है जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो इनको आंसर शीट में लिखना है जो हमने मैप में से देखे थे। तो मैप में मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ए पहला जो है वो पॉइंट ए होगा जो कि उत्तर प्रदेश है, जो सबसे बड़ा मतलब द्विसदन में माना जाएगा, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी सीटें होती हैं। और बी कर्नाटका है, इसमें भी द्विसदन है। सी महाराष्ट्र है और डी तेलंगाना। तो ये द्विसदन वाले क्षेत्र हैं जिनके अंदर 2 द्विसदनीय विधानमंडल पाई जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य अंतर लिखिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता। यह उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज में बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाले बाधाओं को जो दूर करना है, ये क्या होगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता होगी हमारी। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट देखिए अलग से हो। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचारों को की व्याख्या से जुड़े हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए तो नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी जो राज्य का समर्थक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य की आवश्यक मानती, मतलब राज्य को ही आवश्यक मानेगी। इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र जो होगा वो सीमित होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है। और जो इसके बाद में लास्ट पॉइंट होगा इसका, ये देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध एक बुराई है, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा नहीं मानती। ठीक है, तो इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, इस विषय में अपने विचारों को तर्क सहित अभिव्यक्त किया जाए। तो इसको भी आप खुद ही करोगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो स्वतंत्रता है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रतिबंध देखा जाए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका प्रतिबंध देखा जाए, तो भारत में आप किसी भी प्रकार का मतलब सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, इसकी आप स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन ये कुछ तरीके से आपको प्रतिबंध भी है। आपकी अभिव्यक्ति पे स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन उन पे भी आपको प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो आप उनको अपनी तरीके से आप इनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारा मेन क्वेश्चन आया, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए।
तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। और फिर इसके बाद में जो हमारे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, ये देखिए इसमें क्या कहेगा कि दूसरे में कहेगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्य अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि चुनाव के बाद किसी भी नेता का लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। तो इसका अधिकार किसको होगा? फिर राष्ट्रपति को होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा जो अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिए, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका लिखनी है। ठीक है, उसका उल्लेख करना है। तो कुछ निम्न प्रकार की जो भूमिका है वो क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना जो होगा वो कार्य प्रधानमंत्री का होता है। विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, पर मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा ये भी प्रधानमंत्री ही चुनेगा। और राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होना, मतलब कि और दोनों को एक साथ जोड़ के रखना प्रधानमंत्री का काम होता है। सदन का नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। सरकार का जो मुखिया होता है वो भी प्रधानमंत्री होगा। अगर आज की हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।